क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे मनी एंड बैंकिंग इकोनॉमिक्स का सेकंड और थर्ड यूनिट। ठीक है। तो मनी और बैंकिंग दोनों चैप्टर जो है क्लास छोटे छोटे चैप्टर हैं, क्योंकि इस सेशन में मनी और बैंकिंग से काफ़ी कुछ कट है। तो जितना आपके सिलेबस में है मैं उतना ही आपको कराने जा रहा हूँ। अच्छे से पूरा का पूरा चैप्टर समझना। इजीली क्लास हम लोग इस चैप्टर को 1 घंटे के अंदर, मनी और बैंकिंग दोनों चैप्टर को हम 1 घंटे के अंदर फिनिश कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो बात करते हैं मनी की। अच्छा, वेटेज की बात करें तो मनी बैंकिंग से लगभग 6 मार्क्स तक का वेटेज बनता है, मनी और बैंकिंग दोनों चैप्टर से मिलाकर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मनी। मनी होता क्या है क्लास? मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर किसी भी चीज को आप एक्सचेंज करने की बात करोगे तो आपको उस टाइम पर पैसों की जरूरत पड़ेगी, उसको हम लोग बोलते हैं मनी। कोई भी चीज अगर हम एक्सचेंज करते हैं तो उस समय हमें जो जरूरत पड़ती है वो होती है मनी। मनी इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि मनी एक्सचेंज का माध्यम है। अगर आपको कोई भी चीज एक्सचेंज करना है तो ही आपको पैसों की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई होता क्या है? सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। मैंने आपको नेशनल इनकम में पढ़ा रखा है स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। स्टॉक वो है क्लास जिसको हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। सो मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। इट रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाई पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ध्यान रखना, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्यों बोल रहा हूँ क्लास? क्योंकि मनी कैसा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर पब्लिक के पास कितना पैसा है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पब्लिक के पास कितना पैसा है, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। अगर मैं बोलूं कि आज 18 अक्टूबर 2020 को पब्लिक के पास कितना पैसा है, ध्यान रखना पब्लिक के पास, किसके पास? पब्लिक 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 के पास कितना पैसा है, उसको हम लोग बोलते हैं मनी सप्लाई। लेकिन ध्यान रखना, मनी सप्लाई के अंदर हम इंक्लूड करते हैं मनी विच इज हेल्ड बाय पब्लिक। ध्यान रखना, मनी जो पब्लिक के पास है, हु डिमांड मनी नॉट बाय दोज हु सप्लाई मनी। तो यानी कि पब्लिक के पास जो पैसा है, ध्यान रखना दो लोग होते हैं। एक जो मनी की डिमांड करते हैं, लाइक हम लोग आप लोग, ठीक है, पब्लिक। एक वो जो मनी की सप्लाई करते हैं। सप्लाई कौन करते हैं? दो, एक गवर्नमेंट, दूसरा बैंक। तो ये मनी की सप्लाई करते हैं और हम लोग क्या करते हैं? मनी की डिमांड। तो मनी सप्लाई के अंदर हम किसके पास पैसा काउंट करते हैं? पब्लिक के पास, जो कि डिमांड करते हैं मनी की, ना कि वो जो मनी की सप्लाई करते हैं। मनी सप्लाई डज नॉट इंक्लूड, मनी सप्लाई के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होंगी? तो मनी सप्लाई के अंदर दो चीजें क्लास इंक्लूड नहीं होंगी। पहला, जो पैसा किसके पास है? सरकार के पास है। और जो पैसा हमारे देश के बैंकिंग सिस्टम के पास है। आई रिपीट, मनी क्या होता है क्लास? मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर आपको कोई भी चीज एक्सचेंज करना है तो आपको पैसों की जरूरत पड़ती है। मनी सप्लाई क्या है क्लास? इट इज अ स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पब्लिक के पास जो पैसा है वो मनी सप्लाई है। और मनी सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है क्लास? स्टॉक कॉन्सेप्ट। मनी सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो मनी सप्लाई के अंदर सिर्फ किनका पैसा काउंट किया जाता है? जो पब्लिक के पास है। किनका काउंट नहीं किया जाता? जो सरकार के पास है और हमारे बैंकिंग सिस्टम में है, वो पैसा मनी सप्लाई में काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि बोथ गवर्नमेंट एंड बैंक्स दे आर कंसिडर द सप्लायर ऑफ मनी। तो उन्हें मनी के सप्लायर कहते हैं, ना कि वो मनी की डिमांड करते हैं। डिमांड दो लोग करते हैं, इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म। ओके। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी क्लास यहाँ तक? ठीक है क्लास। मोदी पर्सनली कुछ नहीं है। मोदी पर्सनली तो इंडिविजुअल है। अगर वो एज अ सीएम की बात करे तो वो पब्लिक है, सॉरी वो मतलब गवर्नमेंट है। नरेंद्र मोदी अकेले जो है वो इंडिविजुअल है, ध्यान रखना। तो एज अ प्राइम मिनिस्टर का डेजिग्नेशन बात करो तो वो गवर्नमेंट में आ जाता है। तो कंपोनेंट एंड, क्योंकि आपको पता है ना नरेंद्र मोदी को भी सैलरी मिलती है, पीएम की भी सैलरी होती है, तो वो उसकी पर्सनल लाइफ है। कंपोनेंट और मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। ओके।
तो मनी सप्लाई जो है उसके अंदर क्या-क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहली चीज जो मनी सप्लाई के अंदर आती है उसको उसको बोलते हैं M1। M1 क्या होता है क्लास? मनी 1। ध्यान रखना, M1 मनी 1, M2 मनी 2, M3 मनी 3, M4 मनी 4। तो M1 के अंदर क्या-क्या आता है? सीसी, डीडी और ओडी विद आरबीआई। तीन चीजें आती है M1 के अंदर। क्या-क्या? सीसी, डीडी और ओडी विद आरबीआई। सीसी मतलब करेंसी इन कैश, जो पैसा कैश के रूप में जनता के पास है वो कवर होता है। डीडी मतलब जो आपका पैसा बैंकों में पड़ा है, डिमांड डिपॉजिट। क्लास मैं बता दूं आपको, दो तरह के डिपॉजिट होते हैं क्लास, देखो यहाँ पे लिख भी रखा है लास्ट में मैंने। एक है डिमांड डिपॉजिट, दूसरा है टर्म डिपॉजिट। बच्चों डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, टर्म डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट मतलब जो पैसा आपके बचत खाते में और चालू खाते में है। बचत खाता मतलब सेविंग अकाउंट, चालू खाता मतलब करंट अकाउंट। इनमें आपका जो पैसा पड़ा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। यानी कि इस पैसे को जब आप डिमांड करो तब आप बैंक से पैसा निकाल सकते हो। इसके लिए आप चेक इशू करके बैंक से पैसे निकाल सकते हो। मेरे बचत खाते में जो पैसा पड़ा हुआ है, मेरी मर्जी, मैं रात को 12 बजे भी ट्रांजेक्शन करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं, तो इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। दीज आर चेकेबल डिपॉजिट, मनी कैन बी विड्रॉन एट एनी टाइम बाय इशूइंग चेक। तो कभी भी चेक इशू करके पैसा निकाला जा सकता है। दीज आर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट, ये बार बार होने वाला डिपॉजिट है। लेकिन जो टर्म डिपॉजिट है ना बच्चों, वो नॉर्मली एफडी होता है। ओके क्लास, टर्म डिपॉजिट जो है वो एफडी होता है। एफडी फिक्स डिपॉजिट, जिसे आप लंबे समय के लिए करा लेते हो और 3 4 5 10 साल बाद ही आप पैसा निकालते हो। दीज आर नॉन चेकेबल डिपॉजिट, मनी कैन नॉट बी विड्रॉन बाय इशूइंग चेक, यानी चेक इशू करके पैसा नहीं निकाल सकते। दीज आर सेविंग डिपॉजिट, ध्यान रखना जो टर्म डिपॉजिट है वो सेविंग डिपॉजिट है, लाइक फिक्स डिपॉजिट और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, और ये नॉन रेकनिंग नेचर का है, यानी ये डिपॉजिट बार बार होने वाली डिपॉजिट नहीं है। तो सीसी मतलब करेंसी इन कैश, डीडी मतलब डिमांड डिपॉजिट, जब हम चेक इशू करके जब मर्जी तब पैसा निकाल सकते हैं, इनका नाम है डिमांड डिपॉजिट। और ओडी मतलब कि अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो जो मनी सप्लाई है उसका फर्स्ट कंपोनेंट है M1, और उसको कैसे मेजर करते हैं? सीसी, डीडी और ओडी। सीसी करेंसी इन कैश, डीडी डिमांड डिपॉजिट और ओडी अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो सीसी के अंदर क्या है क्लास? करेंसी इन कैश, जो करेंसी क्लास कैश में है, पेपर नोट्स में, नोट और सिक्के जो हैं क्लास आपके पास। शिवांगी आगे बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, आगे बताऊंगा, टेंशन ना लो। सीसी मतलब क्या होता है क्लास? करेंसी इन कैश, जो पैसा आपके पास है या जो पेपर नोट है, कॉइन्स हैं, उसको बोलते हैं सीसी। डीडी मतलब डिमांड डिपॉजिट, डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंकों के पास जो पैसा है उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, विच कैन बी विड्रॉन बाई इशूइंग अ चेक, यानी कि आप चेक इशू करके पैसा कभी भी निकाल सकते हो। इट मस्ट बी नोटेड दैट, ये जो डिमांड डिपॉजिट, इट मस्ट बी नोटेड दैट हियर वी ओनली इंक्लूड नेट डिमांड डिपॉजिट, इट मीन्स इंटर बैंक डिपॉजिट आर एक्सक्लूडेड। ध्यान रखना, एक बैंक का पैसा जो दूसरे बैंक के पास है उसको बोलते हैं इंटर बैंक डिपॉजिट, हम इसको बिल्कुल भी नहीं काउंट करते। क्लियर है? इंटर बैंक डिपॉजिट होता क्या है? मान लो क्लास दो बैंक है, एक का नाम है मान लो पंजाब नेशनल बैंक, एक का नाम है मान लो आईसीआईसीआई बैंक। ओके, तो ये दो बैंक है। तो पंजाब नेशनल बैंक का पैसा जो आईसीआईसीआई के पास है, या आईसीआईसीआई बैंक का पैसा जो पंजाब नेशनल बैंक के पास है, हम उसको बिल्कुल भी काउंट नहीं करेंगे। ध्यान रखना, क्योंकि क्लास वो इंटर बैंक डिपॉजिट है, एक दूसरे का बैंक का पैसा जो एक दूसरे के पास है वो इंटर बैंक डिपॉजिट है, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है? और ओडी विद आरबीआई, अदर डिपॉजिट जो है आरबीआई के पास, तो अदर डिपॉजिट कौन कौन से होते हैं ध्यान रखना। अदर डिपॉजिट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास तीन तरह की डिपॉजिट होती है जो आता है अदर डिपॉजिट के अंदर। पहला, जो पैसा फॉरेन बैंक यानी कि फॉरेन बैंक्स ने या फॉरेन गवर्नमेंट ने आरबीआई के पास जमा कर रखा है। ध्यान रखना, फॉरेन बैंक या फॉरेन गवर्नमेंट, इन्होंने जो आरबीआई के पास जमा कर रखा है पैसा, उसको हम लोग बोलते हैं अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो पहला किसका बताओ? एक तो फॉरेन बैंक का, दूसरा फॉरेन गवर्नमेंट का। दूसरा, डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, यानी कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक।
वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो पैसा क्लास जमा कर रखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बता दूं वर्ल्ड लेवल के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो पूरे वर्ल्ड का बैंक समझ लो वर्ल्ड बैंक। तो इन्होंने जो पैसा आरबीआई के पास रख रखा है वो हम काउंट करें क्लास अदर डिपॉजिट विद आरबीआई के अंदर। तो पहला क्या है बताओ, फॉरेन बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट। दूसरा क्या है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। तीसरा है क्लास नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर की क्या होता है नाबार्ड, ठीक है। तो वहां पे हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। बेसिकली इनका काम होता है जो रूरल एरिया है उसमें डेवलपमेंट लेके आना, रूरल एरिया में फंड प्रोवाइड करना, उनको पैसे देना ताकि जो लोन वगैरह है वो ले सकें किसान लोग, तो उनकी हेल्प करना, ये सब चीज़ें है क्लास, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नाबार्ड, ध्यान रखना क्लास ए बी सी ये तीनों चीजें क्लास अदर डिपॉजिट के अंदर आती हैं। क्या क्या, पहला फॉरेन बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट, दूसरा क्लास आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, तीसरा जो होता है क्लास नाबार्ड। ये तीनों ही क्लास आते हैं अदर डिपॉजिट के अंदर। इट डज नॉट इंक्लूड, ये क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं करता, ध्यान रखना। एक तो सरकार का पैसा जो आरबीआई के पास पड़ा हुआ है, दूसरा कमर्शियल बैंकों का पैसा जो आरबीआई के पास पड़ा हुआ है, ये दोनों चीजें अदर डिपॉजिट के अंदर कंसिडर नहीं की जाती, ठीक है। तो ये हो गया M1। आई रिपीट, M1 के अंदर आता है सीसी प्लस डीडी प्लस ओडी। M1 के अंदर बहुत सारी चीजें रह जाती हैं, कवर नहीं होती, इसीलिए M1 को नैरो मनी भी कहते हैं, नैरो मनी छोटा मनी। और M4 को कहते हैं ब्रॉड मनी, उसके अंदर सारी चीजें आती हैं। तो M1 के अंदर क्या क्या आती हैं, तीन चीजें, करेंसी इन कैश, जो पैसा कैश में है आपके पास, डिमांड डिपॉजिट जिसे जब चाहो आप डिमांड करके निकाल सकते हो, और तीसरा है अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो इन तीनों को अगर हम कंसिडर करें तो हमारे पास आ जाता है M1, सीसी डीडी और ओडी। सीसी करेंसी इन कैश, डीडी डिमांड डिपॉजिट, और ओडी अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट के अंदर तीन चीजें आती हैं, एक फॉरेन गवर्नमेंट का, फॉरेन बैंक्स का पैसा, दूसरा है क्लास आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का, और तीसरा है नाबार्ड का यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दो लोगों का पैसा कंसिडर नहीं करते। सरकार ने अगर कुछ पैसा आरबीआई के पास रख रखा है या कमर्शियल बैंक्स ने, तो हम उसको बिल्कुल भी इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। M1 इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजैक्शन मनी, नैरो मनी भी कहते हैं क्लास, ध्यान रखना, और ट्रांजैक्शन मनी भी कहते हैं। M1 को नैरो मनी या ट्रांजैक्शन मनी भी कहते हैं, ये नाम ध्यान रखना बस। नेक्स्ट है क्लास M2। तो ये जो M2 है मनी टू, ये इसके अंदर पूरा का पूरा M1 तो आता ही है, M2 के अंदर पूरा का पूरा क्लास M1 तो आता ही है, साथ में आज कल तो क्लास बैंक्स खुल गए हैं, लेकिन पहले लोग, वैसे तो आज भी लोग पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हैं, पहले लोग अपना पैसा ना पोस्ट ऑफिस में जमा करते थे। पोस्ट ऑफिस ही उनके लिए बैंक था, वो जमा करते थे और जब निकालना होता था तो एप्लीकेशन देकर वो पैसे निकालते थे। तो जो पैसा आज भी क्लास रूरल एरिया में बैंक्स बहुत दूर हैं, लोग बैंक्स में जाना पसंद नहीं करते, भरोसा नहीं करते, तो वो पोस्ट ऑफिस गांव में ही होता है, उसे कोई गांव का ही इंसान चला रहा होता है, तो उसको भरोसा रहता है उन पे। तो इसीलिए वहां पे पोस्ट ऑफिस में ये लोग अपना पैसा पहले जमा करते थे। तो जो पैसा M1 है वो प्लस जो पैसा लोगों के पास पोस्ट ऑफिस में है वो, इन दोनों चीजों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास M2। नेक्स्ट है M3। M3 क्या होता है क्लास, M3 के अंदर पूरा का पूरा M1 कवर होता है, यानी कि M1 तो पूरा का पूरा है ही, और नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। क्लास पब्लिक के पास एफडी वगैरह होता है, टाइम डिपॉजिट मतलब एफडी, टाइम डिपॉजिट मतलब होता है टर्म डिपॉजिट। तो जो एफडी लोगों के पास है, फिक्स डिपॉजिट जो लोगों ने करा रखा है क्लास, वो सारा का सारा कवर होता है M3 के अंदर। तो M1 होता है इसके अंदर, और पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। तीसरा है क्लास, चौथा है M4। M4 को ब्रॉड मनी कहते हैं। ये कहता है कि जो M3 है वो आ गया इसके अंदर, तो M4 के अंदर एक तो M3 आ गया, M3 का मतलब ये पूरा आ गया, प्लस आ गया पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। तो M4 ब्रॉड मनी, इसके अंदर सारी चीजें कवर हो गई। M1 भी M3 में कवर हो गया, M3 के अंदर नेट टाइम डिपॉजिट भी, और ये दोनों कवर हो गया M4 में, प्लस टोटल डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस। वैसे पेपर में M1 के ही चांसेस है, वही पूछा जाएगा, और कोई बहुत कम चांस है। नेक्स्ट है क्लास, तो M1 को बोला जाता है मोस्ट लिक्विड, बहुत ज्यादा लिक्विड है, आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो।
और M4 जो है वो लीस्ट लिक्विड है, बहुत कम लिक्विड है। M3 और M4 ब्रॉड मनी है, M1 और M2 को बोलते हैं नैरो मनी। बेसिकली सबसे ज्यादा नैरो M1 है, सबसे ज्यादा ब्रॉड M4 है। हाई पावर्ड मनी H से डिनोट करते हैं। क्लास ध्यान रखना, जो पैसा पब्लिक के पास है और जो कमर्शियल बैंकों के पास रिजर्व पड़ा हुआ है, जो पैसा पब्लिक के पास है, हाँ बिल्कुल फॉर्मूला है ये। हाई पावर मनी के अंदर आता है करेंसी हेल्ड बाय पीपल, जो लोगों के पास है और बैंक के रोजमर्रा के खर्चे के लिए बैंक अपना पैसा वॉल्ट कैश में डालती है। वॉल्ट कैश मतलब बैंक का कोई छोटा मोटा खर्चा है ना, बैंक उसे झेलती है वो। और जितने भी रिजर्व बैंक ने बना रखे हैं क्लास आरबीआई के पास, कमर्शियल बैंक ने जितने भी रिजर्व बना रखे हैं वो, और पब्लिक के पास कितना पैसा है वो, उन दोनों को जोड़ोगे और वॉल्ट कैश जो होता है कमर्शियल बैंक का वो जोड़ोगे तो आएगा आपके पास एच, हाई पावर मनी। और इसी के साथ ये चैप्टर हो गया हमारा फिनिश। मनी चैप्टर में बस इतना ही। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी तो पूछो। क्लास मनी चैप्टर खत्म कर दिया, अभी बैंकिंग चैप्टर भी आधे घंटे में खत्म कर देंगे और हमारा मनी बैंकिंग पूरा फिनिश। और कल मतलब मंडे है तो हम एडीएस स्टार्ट करेंगे, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई चैप्टर। वॉल्ट कैश, ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं है इसमें, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। बहुत कम चांसेस सौरभ आने का, लेकिन है एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, पर आ गया दिक्कत हो जाएगी ना। वॉल्ट कैश पता है क्या होता है? बैंकों के चाय पानी का खर्चा, छोटे मोटे खर्चे बैंकों के, कोई बिजली का इलेक्ट्रिशियन खर्चा, पेपर प्रिंट पेन का खर्चा, तो वो सब कंपनी अपने पास रखती है वॉल्ट कैश। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सॉरी फॉर्म क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक बार आप इनको जरूर देख लेना। चलो कम टू बैंकिंग, आ जाओ फटाफट बैंकिंग चैप्टर पे, फटाफट इसको भी फिनिश कर लेते हैं तो हमारा मनी और बैंकिंग खत्म हो जाएगा आज पूरा। आज इतना ही करना है बस, मनी बैंकिंग। नेक्स्ट क्लास में एडीएस चैप्टर करेंगे। जल्दी मैक्रो खत्म कर लेते हैं, फिर इंडियन इकोनॉमी शुरू कर देंगे। क्लास बैंकिंग, क्लास बैंक्स होते क्या हैं? बैंक्स आर दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन, ठीक है। बैंक का बेसिकली काम क्या होता है? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोन को लेना। बैंक्स डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और लोन को देता है, ठीक है, लोन देना, ये बैंक का काम होता है। बैंक दो टाइप का होता है, सबको पता है, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है क्लास? सारे के सारे कमर्शियल बैंकों का भी एक बैंक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल बैंक, ठीक है। सारे के सारे जो कमर्शियल बैंक्स है ना, उनका जो बैंक होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल बैंक। तो बेसिकली पहले कमर्शियल बैंक देखते हैं। अ कमर्शियल बैंक इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, जो पब्लिक से डिपॉजिट को लेते हैं, एंड ऑफर लोन फॉर द कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। क्लास कमर्शियल बैंक पब्लिक से पैसे लेते हैं और क्लास पब्लिक से पैसे लेने के बाद उन्हीं को लोन देते हैं, चाहे वो कंजप्शन पर्पज से हो चाहे इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, एचडीएफसी, आंध्रा बैंक, यूनियन बैंक, ये सारे के सारे क्या है क्लास? कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक प्रॉफिट कैसे कमाती है? स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब क्या है? आपसे ले लिया 4% ब्याज पे पैसा, आपको 4% ब्याज मिलेगा, और बाहर दे रहे हैं जिसको, वो दे रहे हैं 15% पे लोन, जो बीच का डिफरेंस है वो 11% का, ये बैंकों की कमाई है। प्रॉफिट आर जनरेटेड बाय वे ऑफ स्प्रेड, दिस रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन द रेट एट विच दे लेंड मनी एंड द रेट एट विच दे बोरो एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट। समझ रहे हो बात को? यानी जिस रेट पे उन्होंने पब्लिक से पैसा लिया है और जिस रेट पे वो लोन दे रहे हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो स्प्रेड है। क्लास किसी भी कमर्शियल बैंक के दो फंक्शन होते हैं, दो काम। वैसे तो फंक्शन काफी सारे होते हैं, आपको सिलेबस में पढ़ना नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक के बेसिकली दो फंक्शंस होते हैं। पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। बच्चों बस मैंने अभी इतना ही बताया, कमर्शियल बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक से पैसे लेती है और पब्लिक को लोन देती है। तो दो फंक्शन कौन कौन से हो गए? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ये पब्लिक से पैसा लेते हैं और पब्लिक को लोन देते हैं। लोन ये अलग अलग टाइप से दे सकते हैं, चाहे वो कैश क्रेडिट हो, चाहे वो ओवरड्राफ्ट हो, टर्म लोन हो, शॉर्ट टर्म लोन हो। टर्म लोन मतलब लॉन्ग टर्म लोन, तो लॉन्ग टर्म लोन भी दे सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन भी दे सकते हैं। तो ये सारे टाइप्स के अलग अलग टाइप के लोन जो है वो देते हैं। तो ये दो बेसिकली फंक्शंस हैं कमर्शियल बैंक, जो मेन दो फंक्शन परफॉर्म करती है। लेकिन पेपर में इसके पूछे जाने के चांस नहीं है, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने बताया है।
ये वाला टॉपिक जरा सब लोग अटेंशन दो, ये वाला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये टॉपिक है क्या? क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। ध्यान से समझना, आपको क्वेश्चन भी पूछूंगा मैं इसमें एक। प्लस हमारे देश में पैसों को सप्लाई करने का काम कमर्शियल बैंकों का है, पैसों को छापने का काम आरबीआई का है। आरबीआई मनी को छापता है, लेकिन जो कमर्शियल बैंक है वो मनी की सप्लाई करता है। तो कमर्शियल बैंक इज एन important सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी which contribute to money supply by creating credit in terms of demand deposit। बात को समझना, कमर्शियल बैंक आपके पैसों को कई गुना बना देता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं, लेकिन सबसे पहले आपको दो चीज समझनी पड़ेगी। एक है CRR, एक है SLR। बच्चों इस चैप्टर से ये टॉपिक हट गया है, लेकिन क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक पढ़ाने के लिए मुझे इस टॉपिक का यूज करना पड़ेगा। मैं थोड़ा तो समझा देता हूं आपको, बाकी ADAS वाला चैप्टर जब शुरू करेंगे तो उसके अंदर ये डिटेल में है। समझ रहे हो बात को? इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है बैंक्स, वो इस चैप्टर से हट गया है क्योंकि वो ADAS चैप्टर में है। ओके, सुना मेरी बात को। जब आप बैंकों को 1,000 रुपए देते हो तो आपको क्या लगता है कि बैंक यही 1,000 रुपए किसी को लोन दे सकती है? बिल्कुल नहीं। बैंक कभी भी आपका सारा दिया हुआ पैसा किसी कीमत पे लोन नहीं दे सकती। तो बैंक को इस 1,000 रुपए का एक फिक्स परसेंट जमा करना पड़ता है आरबीआई के पास, और एक फिक्स परसेंट अपने ही पास रखना पड़ता है लिक्विड फॉर्म में, कि कल को अगर कोई डिपॉजिटर पैसे निकालने के लिए आ गया तो हम उसको पेमेंट कर सकें। तो LRR होता है लीगल रिजर्व रेशियो। इसके दो पार्ट हैं, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इन दोनों को जोड़ के आता है लीगल रिजर्व रेशियो। तो क्लास ये लीगल रिजर्व रेशियो जो है वो CRR और SLR से मिलके बना है। तो अगर मैं मान लेता हूं कि ये लीगल रिजर्व रेशियो 10% है और आपने 1,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो बैंक लीगल रिजर्व रेशियो कितना मेंटेन करेगा? 1,000 का 10% 100। तो मुझे बताओ बैंक लोन कितना देगा? लोन देगा 900। तो मान लो एक इंसान ने बैंक में पैसे जमा किए और बैंक ने क्या किया, उस पैसे से LRR मेंटेन किया 10% और बाकी सारा अमाउंट लोन दे दिया। अब बैंक ने जिसको लोन दिया है वो इंसान क्या करेगा उस पैसों से? या तो वो खर्च कर देगा, या वो इन्वेस्ट कर देगा, या उस पैसे को वो किसी को लौटा देगा जिससे उसने उधार लिया होगा। कोई पैसा घर रखने के लिए लेता है क्या, कि पैसे लेके तिजोरी में रखेंगे बैंक से लोन लेके? बताओ क्लास, घर रखने के लिए कोई पैसे थोड़ी लेता है। पैसे या तो आप लेते हो कंजप्शन करोगे, या किसी को लोन वगैरह लिया होगा किसी से पहले आप उसको लौटाओगे। तो आपने जिस इंसान को लौटाया, प्लस आपने उस इंसान को, मतलब जिस इंसान को पैसे लौटाया, वो इंसान दोबारा जाकर क्लास वो पैसे क्या कर देगा? बैंक में डिपॉजिट कर देगा। मान लो आपने उधार लिया, सॉरी मतलब कि मैंने बैंक से लोन लिया और आपको दिया, पर आप क्या करोगे? आप उस पैसे को जाके अपने बैंक में जमा कर दोगे। तो बैंक में डिपॉजिट हो गया 900 रुपए। क्लियर है? बैंक में डिपॉजिट 900 रुपए। तो बैंक के लिए तो ये फिर से नई डिपॉजिट हो गई। तो बैंक इसका 10% रिजर्व मेंटेन करेगा और 810 का लोन दे देगा। समझ रहे हो बात को? फिर 810 का लोन जिसको दिया बैंक ने वो किसी को पे कर देगा पूरा का पूरा अमाउंट। तो वो फिर दोबारा वो इंसान अपने बैंक में जमा कराएगा, फिर बैंक में आ गया। फिर बैंक इसका 81 10% जो है रिजर्व मेंटेन करेगा, 7 to 9 जो है वो बैंक क्या करेगा? लोन दे देगा। ऐसे चलते चलते क्लास लास्ट में, चलते चलते लास्ट में ये हो जाएगा 1,000 का 10,000, ये हो जाएगा 9,000 और ये 10% बन जाएगा 1,000। तो बैंक ने 1,000 रुपए के डिपॉजिट से ही LRR जो इन दोनों को जोड़ने के बाद आता है, CRR SLR को दोनों को जोड़ने के बाद आता है LRR, लीगल रिजर्व रेशियो, आर टू ऑफ टू टाइप्स, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो यानी कि 10,000 रुपए जो है बैंक के पास क्या आ गया? डिपॉजिट आ गया। 1,000 रुपए से बैंक ने 10,000 बना दिए उसी को लोन देते देते। क्लियर है? तो बैंक आपके पैसों को कई गुना बनाता है। अब सवाल ये है सर आपको कैसे पता चला कि 10,000 आएगा ये? तो बच्चों ध्यान से समझना, एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है डिपॉजिट मल्टीप्लायर। डिपॉजिट मल्टीप्लायर, या आप कह सकते हो मनी मल्टीप्लायर। डिपॉजिट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर। तो जो फॉर्मूला है इसका वो होता है 1/लीगल रिजर्व रेशियो। ध्यान रखना,
डिपॉजिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो, और इसका आंसर आता है टाइम्स में, इसका आंसर आता है इन टाइम्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लीगल, मतलब सॉरी 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो आ जाएगा। मान लो लीगल रिजर्व रेशियो 10% लिया था ना हमने, 10%, तो 1/10%, तो 1/10 ऊपर चला जाएगा ना, ये सॉल्व तो कर लोगे आप इसको, तो आंसर आ जाएगा 10 टाइम्स। तो लीगल रिजर्व रेशियो जो आएगा हमारा वो आएगा 10 टाइम्स, यानी कि 10 गुना। तो आपका जो पैसा है वो 10 गुना हो जाता है, 10 टाइम्स हो जाता है। तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है वो है 1/LRR, 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो, और इनका आंसर जो आता है वो किसमें आता है, इन टाइम्स। अच्छा एक मुझे बात बताओ, सब लोग कैलकुलेट करके बताओ, फॉर्मूला तो है ही, अगर LRR 25% हुआ तो कितना गुना होगा, फटाफट जरा मुझे बताओ। अगर LRR 25% होगा तो पैसा कितना गुना मल्टीप्लाई होगा, 10% तो 10 गुना हो गया, 25% है तो बताओ, कैलकुलेट करके बताना, जल्दीबाजी मत करना। आदित्य का बिल्कुल सही आया है आंसर, और लोग बताओ, सब लोग देखते हैं कौन सही बताता है। मैं पूछ रहा हूँ टाइम्स में, टाइम्स टाइम्स, अगर 10% था तो 10 टाइम्स हो गया, तो 25% होगा तो कितने टाइम्स होगा। नकुल का गलत है, अर्चना गलत है, दिमाग नहीं लगाया ना तुमने, मतलब तुम दिमाग नहीं लगाना चाहते। परवेश का भी गलत है। 25, अरे फॉर्मूला लगाओ भाई, कंप्यूट करो, फॉर्मूले में कुछ भी बोल देते हो ना बस। 10 है तो 10 टाइम्स हो गया, तो 25 है, 25 टाइम हो जाएगा, ऐसे निकालते हैं क्या, फॉर्मूला नहीं लिखा क्या मैंने तुम्हारे सामने। जरा फॉर्मूला लगाना, 1/25%, और फिर बताओ कितना आंसर है। यश गुप्ता, अब सही आंसर आया है, 4 टाइम्स। और लोग बताओ फटाफट, आंसर 4 टाइम्स आएगा, बिना दिमाग लगाए मत करा करो। 25% बोला मैंने, सही अर्स, 25% मतलब 1/25/100, तो ये आएगा 1/4, ऊपर चला जाएगा ये, 4 टाइम्स, 4 गुना, ध्यान रखना 4 गुना। 1/100 कहाँ से आ गया भाई, 25% है, 25/100 आएगा अर्श। आंसर तुमने सही निकाला है, कोमल करेक्ट है। हाँ समझ गया अर्श, कोई बात नहीं, आपका आंसर करेक्ट है, नो इशू। तो यानी कि ये हो गया। अच्छा एक चीज मुझे बताओगे, एक चीज फटाफट जल्दी से मुझे बताओ, ये 4 टाइम समझ आ गया। अच्छा अगर मैं शुरू में 25,000 रुपए जमा करता तो मेरा एंड का पैसा कितना हो जाता, बोलो, 1 लाख, है ना। तो आप फॉर्मूला बता सकते हो, टोटल डिपॉजिट अगर आपको निकालना हो, टोटल डिपॉजिट निकालना हो तो 1/LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट, ये फॉर्मूला लिख लो, 1/LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट। यानी कि अगर मुझे टोटल देखना है कितना पैसा हो जाएगा, तो 1/LRR तो 4 टाइम्स हो गया, है ना। तो 4 इंटू इनिशियल, इनिशियल डिपॉजिट मतलब शुरू में जो पैसा लगाया था, तो शुरू में तो आपने 25,000 लगाया था, तो 25,000 इंटू 4 जो है वो कितना क्लास आ जाएगा, 1 लाख, ठीक है। 25,000 इंटू 4 अमाउंट जो आएगा वो आएगा 1 लाख। तो टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू 1/LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट, तो 1/लीगल रिजर्व रेशियो इंटू इनिशियल डिपॉजिट है 25,000, तो आंसर क्लास कितना आएगा, 1 लाख। अच्छा अगर किसी क्वेश्चन में आपको टोटल डिपॉजिट ही दे रखी है 2 लाख, ठीक है, और आपको LRR दे रखा है 10%, LRR दे रखा है 10%, ठीक है, तो आपको इनिशियल डिपॉजिट निकालना है, तो कैसे निकालोगे। अगर LRR 10%, 10 गुना हो जाएगा, अगर 10 गुना 2 लाख है तो शुरू में कितना लगाया होगा, 20,000 लगाया होगा, तभी तो 20,000 का 10 गुना 2 लाख बना। तो मतलब आपको ये चीज निकालना है, ये चीज आपको दिया हुआ है, तो बस कंप्यूट कर दोगे आप, इस फॉर्मूले में कंप्यूट कर देना, आ जाएगा आंसर, सिंपल। क्लियर है। कमर्शियल बैंक कैसे आप ही के पैसों से कई गुना बना देती है पैसों को। एक क्वेश्चन जरा क्लास देखते हैं आप में से कौन सही करके दिखाता है, कम ऑन फटाफट, जरा 8th क्वेश्चन सब लोग बना के देखो, जल्दी से 8th क्वेश्चन सब लोग बनाओ, मुझे आंसर निकालो। टोटल डिपॉजिट 20,000 है, प्राइमरी डिपॉजिट 2500 है, और आपको मनी मल्टीप्लायर और लीगल रिजर्व रेशियो निकालना है। लीगल रिजर्व रेशियो और मनी मल्टीप्लायर निकालना है, मतलब कितना परसेंट आएगा लीगल रिजर्व रेशियो, और मनी मल्टीप्लायर कितना आएगा, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, कितना आएगा, टाइम्स में आता है इसका आंसर। 2500 रुपए जमा किया और लास्ट में 20,000 हो गए, 2500 रुपए जमा किया, फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया था जस्ट आपको, उसी फॉर्मूले में पुट कर देना है बस आपको, और कुछ नहीं।
8 टाइम्स आ रहा है कोमल का, शिवांगी का 8 टाइम्स। बाकी सब लोग क्या कर रहे हो? बाकी सब लोग भी तो निकालो यार, इन्वॉल्व रहो ना, कोशिश करो। अगर 2500 लगाया है ना इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR इज इक्वल टोटल डिपॉजिट कितना है? 20,000। सॉल्व कर लो ना, इसको सॉल्व कर लो। तो 20,000 अपॉन 2500 ये आएगा 8 इज इक्वल टू 1/LRR। तो LRR इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, तो 1/8 अगर करोगे और इंटू 100 करोगे परसेंटेज में निकालने के लिए, तो 100/8 कितना परसेंट आएगा? 8 टाइम्स तो हो गया आपका LRR। 100/8 कितना परसेंट आएगा? 12.5%। ये आ गया क्लास आपका लीगल रिजर्व रेशियो। और मल्टी मल्टीप्लायर क्या है क्लास? मनी मल्टीप्लायर सिंपल है भैया, 20,000 रुपए है, वो बना 2500 से 20,000 बना दिया, मतलब कितना टाइम हो गया? 8 टाइम्स। तो आ जाएगा 8 टाइम्स। और अगर 8 टाइम्स है तो 1/LRR इज इक्वल टू 8। तो 1/8 आपका सॉल्यूशन जो आएगा यहाँ पे 12.5%। तो लीगल रिजर्व रेशियो भी निकाल लिया हमने, और हमने मनी जो मनी मल्टीप्लायर है वो भी निकाल लिया। तो कमर्शियल बैंक का टॉपिक खत्म हो गया। अब आते हैं जरा सेंट्रल बैंक पे। ये कमर्शियल बैंक खत्म हो गया। देखो ये टेबल बना रखा है इसका, ये चीज क्रेडिट क्रिएशन बाई कमर्शियल बैंक 6 नंबर में आता है, पूरा एक्सप्लेन करके अपना वही टेबल बना के पूरा लिख रखा है। बच्चों ऑल अदर राउंड ना बैलेंस आएगा। 10,000 में से आप इसे घटा दोगे तो यहाँ पे आएगा, 9,000 में से इसे घटा दोगे यहाँ पे आएगा, 1,000 में से इसे घटा दोगे यहाँ पे। तो जब भी आपको क्रेडिट क्रिएशन बाई कमर्शियल बैंक बोलेगा तो आपको ये टेबल बनाकर अच्छे से करना पड़ेगा। ओके, चलो सेंट्रल बैंक पे आते हैं। बताओ क्या होता है सेंट्रल बैंक? हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है जिसका नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक क्या होता है क्लास? एपेक्स बैंक। हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम आरबीआई है। उसी तरीके से हर कंट्री का अपना अपना सेंट्रल बैंक है, उनका अपना अपना नाम है। इट इज एन एपेक्स बैंक दैट कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। इट इज द सोल एजेंसी ऑफ नोट इशुइंग। करेंसी छापने का, नोट छापने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास। इसीलिए इसे पुराने जमाने में बैंक ऑफ इशू भी कहा जाता था। इंडिया में वो है आरबीआई। बैंक ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड का बैंक है। फेडरल रिजर्व सिस्टम अमेरिका का बैंक है। ऑल्दो द फर्स्ट सेंट्रल बैंक इन द वर्ल्ड वाज सेट अप इन 1668। जो पहला सेंट्रल बैंक है वो 1668 में बना। कहाँ पे? स्वीडन में। इट वॉज इफेक्टिव इन 1694 विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से स्टैब्लिश हुआ। वैसे आरबीआई जो स्टैब्लिश हुआ 1935 में हुआ, और आरबीआई का जो एक्ट है वो है 1934 का। आरबीआई का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इसका एक फंक्शन बहुत ज्यादा जरूरी था, वो हट गया सिलेबस से, पर बाकी फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फंक्शन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है वो है करेंसी इशूइंग अथॉरिटी। नोट छापने का अधिकार किसके पास है बच्चों? आरबीआई के पास। आरबीआई जो नोट छापता है वो कानूनन वैलिड है, यानी लीगल टेंडर मनी। और सब लोग ध्यान से लिख लेना कॉपी में, एक का सिक्का कौन इशू करता है? एक का सिक्का इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, एक का सिक्का कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो सेंट्रल बैंक का जो मेन फंक्शन है वो है नोट इशू करना। दूसरा फंक्शन है बैंकर्स टू गवर्नमेंट। बच्चों ध्यान से सुनो, कमर्शियल बैंक जो है वो हमारा बैंक है। तो कमर्शियल बैंक हमें जो सुविधा देता है, जो फैसिलिटी देता है, वही सारी फैसिलिटी सरकार को कौन देती है? कमर्शियल बैंक। यानी कि जैसे हम लोगों को बैंक से फैसिलिटी मिलती है, सरकार को फैसिलिटी किससे मिलती है क्लास? कमर्शियल बैंक से नहीं मिलती। किससे मिलती है? आरबीआई से मिलती है। क्लियर है? और इवन क्लास जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एजेंट है सरकार का। सरकार के बिहाफ में शेयर्स को खरीदना बेचने का काम भी आरबीआई करता है। आरबीआई मनी मार्केट को भी रेगुलेट करता है। बच्चों मनी मार्केट जो होता है ना वो शॉर्ट टर्म मार्केट होता है, शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए। आप बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ोगे, जब मैं पढ़ाऊंगा क्लास आपको बीएसटी, तब आप पढ़ोगे डिटेल में कि मनी मार्केट क्या होता है और कैपिटल मार्केट क्या होता है। क्लियर है? वहां पे आप पढ़ोगे डिटेल में। अच्छा नेक्स्ट है इसके बाद, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। ये ना जो सरकार को ना बहुत सारी एडवाइजरी देता है, सरकार को जो है बहुत चीज सिखाता है सरकार को। ठीक है, कि इस नोटबंदी के टाइम पे काफी मदद की सरकार की, और इवन जब कोरोना वायरस चक्कर में इन्होंने क्लास कुछ फंडिंग दी। तो कुल मिला के ये सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं, क्योंकि इनका जो मेन मोटो है वो है देश का भला करना। वो
आरबीआई ऑफर करता है लोन, आरबीआई लोन भी देता है सरकार को कुछ सिक्योरिटी गिरवी रख के। और जब जब सरकार के पास पैसों की बहुत ज्यादा तंगी रहती है तो आरबीआई नोट भी छापता है, जिसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सरकार के लिए नोट छापता है, जिसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। तीसरा फंक्शन है बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक और सुपरवाइजरी बैंक। क्लास ध्यान रखना, कोई भी बैंक इंसॉल्वेंट दिवालिया सिर्फ इसलिए नहीं होता क्योंकि क्लास आरबीआई उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखता है, बहुत रोक टोक, बहुत रेस्ट्रिक्शन है बैंक के ऊपर। आरबीआई इस बात का ध्यान रखता है किसी पब्लिक का पैसा डूबे नहीं, कोई बैंक गलत काम तो नहीं कर रही, पूरी की पूरी ध्यान निगरानी बैंकों के ऊपर रखा जाता है आरबीआई द्वारा। और आरबीआई बैंकों का भी बैंक है और बैंकों का सुपरवाइजर भी है, यानी सारे बैंकों को ध्यान से रखता है। कभी कभी मुसीबत आने पे क्लास ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है कमर्शियल बैंक की मदद करता है, उनको लोन देता है। और जब कमर्शियल बैंकों के पास अच्छा खासा पैसा होता है तो आरबीआई कमर्शियल बैंकों से उधार लेता है, जिस रेट पे, उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। यानी मुसीबत के टाइम पे जिस रेट पे आरबीआई लोन लेता है उधार लेता है, किससे? कमर्शियल बैंक से, उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ओके, नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे लीग लैंडर टू लास्ट रिजॉर्ट। क्लास जब कमर्शियल बैंकों को बहुत ज्यादा तकलीफ दिक्कत होती है पैसों की, तो उनके पास आखिरी रास्ता कौन होता है? सेंट्रल बैंक। यानी कि मुसीबत के टाइम पे कमर्शियल बैंक जो है वो किसके पास जाते हैं क्लास? सेंट्रल बैंक के पास, को बोलते हैं लैंडर्स टू लास्ट रिजॉर्ट। नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कोई भी फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास रखती है। पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देशों की जो करेंसी है उसका भंडार क्यों किसके पास है? उसका भंडार है आरबीआई के पास। कल को सरकार को कुछ खरीदना होगा तो सरकार क्या करेगी क्लास? आरबीआई से पैसे लेकर बाहर विदेश देश से किसी भी और कंट्री से ट्रांजैक्शन करेगी। Central bank is the custodian of nation foreign exchange reserve. The central bank not only maintain foreign exchange reserve but also exercise manage floating to ensure the stability in exchange. क्लास एक टॉपिक है, अभी मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा इसे। हम जब चैप्टर पढ़ेंगे ना फॉरेन एक्सचेंज रेट, तब बताऊंगा मैनेज फ्लोटिंग, इसे डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। ये होता क्या है आप तभी समझोगे डिटेल में, अभी थोड़ा सा कम समझ आएगा। तो अभी इतना ध्यान रखो कि कमर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसका पूरा मैनेजमेंट कौन करता है? आरबीआई। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा आपको मैनेज फ्लोटिंग, आगे चैप्टर में आएगा। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर ट्रांसफर एंड सेटलमेंट ऑफ म्यूचुअल क्लेम ऑफ कमर्शियल बैंक। क्लास जो एक दो दो कमर्शियल बैंकों के बीच का जो क्लेम है उसको सेटल कौन करता है क्लास? उसका क्लेम सेटल करता है आरबीआई। तो रिजर्व जो है, रिवर्स रेपो रेट, बच्चों देखो रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट ना ये सब हट गया है इन तो सब टॉपिक से, इस चैप्टर से। तो मैं एडीएएस जब कराऊंगा ना आपको, तब मैं आपको डिटेल में बहुत ही डीपली समझाऊंगा, डोंट वरी। ये एडीएएस अगले चैप्टर में आने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अगले चैप्टर में अच्छे से समझ लोगे, टेंशन ना लो। ये मैनेज फ्लोटिंग पढ़ोगे आप उस चैप्टर में, फॉरेन एक्सचेंज रेट आखिरी चैप्टर में। लेकिन जो ये रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब पढ़ोगे आप अगले चैप्टर में। सो थोड़ा सा पेशेंस रखो, अगले में हम लोग कर लेंगे, डोंट वरी, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, कोई टफ चीज नहीं है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब क्या है क्लास? सारे के सारे जो कमर्शियल बैंकों के बीच का कोई लेन देन है तो उसको क्या करता है क्लास? उसको आरबीआई कंट्रोल करता है, देखता है, निगरानी रखता है उसके ऊपर। लास्ट है क्रेडिट कंट्रोल। अगर हमारे देश में महंगाई है क्लास, महंगाई को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। जहां लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं और सप्लाई कम है, या हमारे देश में मंदी है, मंदी मतलब डिफ्लेशन, लोग डिमांड कम कर रहे हैं, सप्लाई ज्यादा है, जिसकी वजह से चीजें सस्ती मिलने लग जाती है। क्यों? खरीदने वाले लोग नहीं है, सामान बहुत ज्यादा है ना, तो डिफ्लेशन। और लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, सामान कम है, तो वो इन्फ्लेशन। इन दोनों सिचुएशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसके पास है क्लास? आरबीआई के पास। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों को कंट्रोल करता है। जब महंगाई होती है, इन्फ्लेशन होता है, तो आरबीआई पब्लिक से पैसे ले लेता है। किस तरीके से लेता है वो तो मैं पढ़ाऊंगा। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई पब्लिक से पैसे ले लेता है ताकि लोग डिमांड ना करें, डिमांड ना बढ़े। और डिफ्लेशन की सिचुएशन में यानी कि मंदी के दौर में आरबीआई पब्लिक को पैसे देता है इनडायरेक्टली, ताकि लोग खर्च करें, डिमांड करें, क्योंकि डिमांड सप्लाई से ही पूरा देश चल रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो पॉइंट है वो सिलेबस से आपका इस साल हट गया है, तो इसके बाद आपको ये पूरा टॉपिक जो है नहीं पढ़ना है क्लास। ठीक है, तो ये सब टॉपिक ध्यान रखना, आपको कट गया सिलेबस से तो ये सब आपको
नहीं पढ़ना है। ओके, बस लास्ट में एक छोटा सा डिफरेंस है और डिफरेंस के साथ हमारा ये चैप्टर जो है पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। चलो फटाफट चेक करते हैं किसके बीच का डिफरेंस है, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बीच। ठीक है, चलो फटाफट जरा मुझे बताओ, चैप्टर फिनिश करते हैं। कमर्शियल बैंक किससे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है क्लास, बताओ। कमर्शियल बैंक में पैसा कौन जमा कराता है, पब्लिक। लेकिन सेंट्रल बैंक में पैसा कौन जमा करता है, सारे के सारे कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट। तो सेंट्रल बैंक में कमर्शियल बैंक भी पैसा जमा कराती है और सरकार भी, जबकि कमर्शियल बैंक में कौन जमा कराता है पैसा, ओनली पब्लिक। कमर्शियल बैंक क्रेडिट को क्या करती है क्लास, क्रेडिट को क्रिएशन करती है मनी सप्लाई के थ्रू, लेकिन सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करता है। ध्यान रखना, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है क्लास सेंट्रल बैंक की, जो हट गया सिलेबस से, उससे सेंट्रल बैंक क्या करता है, देश में जो पैसा ज्यादा है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन है, उसको कंट्रोल करता है। कमर्शियल बैंक फॉरेन एक्सचेंज को अपने पास नहीं रखता, सेंट्रल बैंक रखता है। कमर्शियल बैंक का मेन मोटो पैसा कमाना है, लेकिन सेंट्रल बैंक का मेन मोटो क्या है, देश के अंदर स्टेबिलिटी हो, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ना हो, देश इक्विलिब्रियम में रहे और देश का ग्रोथ हो। कमर्शियल बैंक क्लास नोट नहीं छापता है, जबकि सेंट्रल बैंक नोट छापता है। ओके, तो मनी बैंकिंग चैप्टर खत्म हो गया, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।